सारे सावन बीत गए पतझड़ सा जीवन बेरंग, सारे सावन बीत गए पतझड़ सा जीवन बेरंग, तुम कब आओगे सनम, अब तो सफ़ेद हुआ हर रंग। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना के हर नियम का पालन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूं उसका शीर्षक है तुम कब आओगे। और ये कहानी मैंने अपनी महबूब की मेहंदी की विजेता सीमा कमल जी के रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मैं उनके उम्मीद पे खरी उतरने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और उन्होंने मुझसे जो उम्मीद लगाई है, उन्होंने जो शीर्षक मुझे दिया है उस पर मैंने पूरी कोशिश की है उस पर खरी उतरने की। और मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद भी आएगी। और आज मेरी ये कहानी समर्पित है हमारे देश के जवानों को। आज मेरी ये कहानी मेरी तरफ से और सीमा कमल जी की तरफ से समर्पित है हमारे देश के उन जवानों को जो 0 डिग्री सेल्सियस में रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं सलाम करती हूँ उन जवानों को जो हर पल हर वक्त हमारे देश की निगरानी करते हैं। मैं सलाम करती हूँ उन माँओं को जिन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने लाल को, अपने सपूत को हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजा है। मैं सलाम करती हूँ उन पत्नियों को जिन्होंने अपने सुहाग की ज़िंदगी की परवाह न करते हुए उन्हें उस काम में उनका साथ पूरी तरह से साथ दिया है। मैं सलाम करती हूँ उन बच्चों को जो अपने पापा के प्यार से दूर होकर अपनी हर जिम्मेदारी निभाते हैं, अपनी पढ़ाई पर, अपने हर जिम्मेदारी पर पूरा फोकस करते हैं। मैं सलाम करती हूँ अपने उन वीर जवानों को। तो फ्रेंड्स, आज मेरी ये कहानी एक ऐसे ही वीर जवान पर है और ऐसे ही एक परिवार पर है। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और ये कहानी मेरी और सीमा कमल जी की तरफ से हमारे देश के जवानों को समर्पित है। हम लोग जहाँ घर में बड़े आराम से आज रह रहे हैं, अपने देश के अंदर बड़े सुकून से रह रहे हैं, ये हमारे देश के जवानों के लगन की वजह से, उनकी सुरक्षा की वजह से ही आज हम यहाँ पर सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मेरी कहानी तुम कब आओगे को शुरू करती हूँ। और निशा प्रेम की दुल्हन जो आज ही नई दुल्हन बनकर प्रेम के घर में कदम रखा था और उसका घर पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ था। प्रेम अपने घर का इकलौता बेटा था। उसके मम्मी पापा, बहन और दादी यही 3-4 लोग थे और जो है प्रेम इन सबका लाडला था। माँ की आंखों का तारा था, दादी के आंखों का नूर था, बहन का प्यारा सा भाई था और अपने घर का इकलौता चिराग था। प्रेम फौज में कैप्टन की जॉब करता था और उसने शादी के लिए करीब 15 दिन की छुट्टी ली हुई थी। निशा, उसके मम्मी पापा नहीं थे, बचपन में ही वो उसे छोड़ के चले गए थे, पर उसकी परवरिश उसकी दादी ने किया था। वो एक टीचर थी और उसकी दादी ने उसके अंदर हर संस्कार दिए थे। वो छोटों से प्यार करना, बड़ों का आदर करना, हर परिस्थिति का सामना करना, सब कुछ उसकी दादी ने उसे सिखाया था। ये थी एक बहुत ही सुशील लड़की थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। निशा को प्रेम के मम्मी पापा ने ही पसंद किया था प्रेम के लिए और उसके अंदर सारे गुण देखे थे और अपनी बहू बनाने का फैसला किया था। आज ही निशा अपने ससुराल दुल्हन बनकर आई हुई थी। सारे रिश्तेदार उसे घेर कर बैठे हुए थे, सब कोई हंसी ठिठोली कर रहे थे। सारी रस्में हो रही थी। पहले गृह प्रवेश की रस्म हुई और उसके बाद और जितनी भी सारी रस्में थी, जुआ खेलना और कई रस्में होती हैं, तो सारी रस्में हो रही थी। लास्ट में रस्म थी खीर खिलाने का। तो उसमें निशा
की ननद रीता। वो अपनी भाभी को जैसे ही खीर खिलाने के लिए कटोरी और चम्मच लेती है तो एक रिश्तेदार बोलती हैं कि संभल जाओ बहू रानी, ननद जी आ रही हैं और कुछ मोटा नेगी लेकर जाएंगी। तो इस पर निशा मुस्कुराने लगती है। तो रीता कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी भाभी से सिर्फ प्यार चाहिए और उनका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा नेग है। सारे लोग हंसने लगते हैं। रीता निशा को खीर खिलाती है और निशा अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर रीता को देती है। इतने में उसकी माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि रीता भाभी को लेकर कमरे में जाओ, क्योंकि शाम को रिसेप्शन है, वो वैसे भी रात भर शादी हुई है तो जगी हुई है, थोड़ा सा आराम कर लेगी और तब तक वो थोड़ा सा आराम भी कर लेगी। तो इसको लेकर छत पर जाओ, उसके कमरे में जाओ और इसको आराम करने दो अभी थोड़ी देर। रीता कहती है जी माँ, मैं अभी ले जाती हूँ और वो निशा को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। शाम का वक्त होता है, पूरा घर रोशनी से जगमगाया रहता है, सारे रिश्तेदार आ रहे होते हैं और पूरा घर हंसी ठिठोली से भरा हुआ होता है। सब लोग हंसी मजाक बातें गाना बजाना सब कुछ होता रहता है और पूरा घर खुशियों से भरा रहता है। निशा को उसकी ननद रीता तैयार करती है और बड़े प्यार से तैयार करती है और जैसे ही उसकी मम्मी उसके कमरे में आती हैं वो अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम चाँद का टुकड़ा लग रही होती है। रीता पूछती है कि मम्मी भाभी कैसी लग रही हैं, मैंने कैसे तैयार किया है। तो उसकी मम्मी कहती हैं मेरी बहू तो चाँद का टुकड़ा लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। और वो अपने आँख से काजल निकालकर निशा के कान के पीछे लगा देती हैं। इसमें रीता चिढ़ाने के अंदाज में बोलती है क्या बात है मम्मी, भाभी के आते ही आपने तो पार्टी बदल ली और जो प्यार मुझे मिलता था अब आज उससे वो भाभी को मिल रहा है। आपने तो मेरे कान के पीछे काजल लगाया ही नहीं, मुझे नज़र लग गई। तो इस पर उसकी माँ कहती हैं अरे मेरी गुड़िया, तुझे कैसे किसी की नज़र लगेगी, तू तो इतना टपर टपर बोलती है कि नज़र वैसे ही भाग जाएगी। तो इस पर तीनों लोग हंसने लगते हैं और उसकी माँ काजल निकाल कर अपनी बेटी के कान के पीछे लगाती हैं। तो उसकी माँ कहती हैं, जाने लगती हैं रूम से और कहती हैं कि अभी मैं जब कॉल करूँगी तब तुम भाभी को लेकर नीचे आना, अभी से मतलब उसको बाहर बैठाओ वरना वो परेशान हो जाएगी और तुम उसका ध्यान रखना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना। तो रीता कहती मम्मी इसमें क्या आप मुझे क्यों बता रहे हो, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूँगी। उसकी माँ नीचे चली जाती हैं, सारे मेहमानों से मिलती हैं। प्रेम भी वहाँ पर सारे मेहमानों से मिलता है क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद छुट्टी से आया हुआ था, तो सारे रिश्तेदार उससे मिलजुल रहे थे और सब लोग, लेकिन उसका मन उसका दिल कहीं ना कहीं निशा का इंतज़ार कर रहा होता है। और पार्टी शुरू हुई होती है कि उसकी मम्मी रीता को कॉल करती हैं कि बेटा भाभी को लेकर नीचे आ जाओ और जो है स्टेज पर आने का टाइम हो गया है। रीता अपनी भाभी को लेकर जैसे ही नीचे कदम रखती है पंडाल में, निशा ने जैसे ही कदम रखा वो देखती है कि पंडाल के गेट से ही स्टेज तक गुलाब के फूल बिछे हुए हैं और वहाँ पर रत्ती भर जगह नहीं खाली है जहाँ से मिट्टी दिख रही हो। तो ये देखकर वो बहुत खुश होती है। तो इस पर रीता कहती है कि भाभी, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरे भाई और भाभी की लाइफ में इसी तरह फूल हो, कांटों का कहीं नामो निशान ना हो। निशा की आंखें भर आती हैं कि वो कितनी किस्मत वाली है कि उसे इतना प्यारा सा परिवार मिला जो हर पल हर टाइम उसका ख्याल रख रहा है। उसकी मम्मी आती हैं और कहती हैं कि अरे प्रेम कहाँ है, निशा अकेली क्यों चल रही है, प्रेम तू है कहाँ। तो प्रेम वहीं सामने खड़ा रहता है पास ही में। वो निशा जैसे ही पंडाल में आती है सबकी नज़रें निशा की तरफ देखने लगती है। निशा वाकई बहुत सुंदर लग रही होती है। प्रेम तो एकदम एकटक खड़ा होकर वहीं उसे निहारने ही लगता है और मम्मी की आवाज़ सुन के वो चौंक सा जाता है तो और बोलता है कि हाँ मम्मी मैं आया अभी। और वो जैसे ही आता है वो निशा के साथ साथ चलने लगता है। दोनों आकर स्टेज पर बैठते हैं और
फिर आशीर्वाद का सिलसिला शुरू होता है। पहले बड़ों से उस रीता सबको आशीर्वाद दिलाती है दोनों को। प्रेम चुपके चुपके से निशा को देखता रहता है और तो इस पर उसकी बहन रीता उसे देख लेती है तो उसकी चुटकी लेते हुए कहती है, भाई नज़र जो है सामने रखो, लोग देख रहे हैं और भाभी को आप बाद में निहार लेना। इस पर प्रेम मुस्कुराने लगता है और सामने देखने लगता है। आशीर्वाद सब लोग देते हैं, बच्चे पिक्स लेते हैं, सब लोग हंसी मजाक बधाई देने वाले बधाई देते हैं। इसी बीच प्रेम का एक दोस्त जो साथ में उसकी शादी में शरीक हुआ था वो आता है। वो प्रेम से बताता है कि हम लोगों की छुट्टी कैंसिल हो चुकी है और क्योंकि सीमा पर लड़ाई छिड़ गई है और हमें सुबह ही रिपोर्ट करना है। तो इस पर प्रेम बिल्कुल परेशान हो जाता है कि उसने तो अभी तो निशा को उसने जी भर के देखा भी नहीं और उसे तुरंत वापस ड्यूटी पर जाना है। तो ये बात वो किसी से नहीं कहता, बस अपनी बहन को बुला के कहता, रीता ज़रा इधर आना। रीता उसके पास आती है तो कहती, जी भैया। तो वो कहता है कि वो सारी बातें बताता है कि सीमा पर लड़ाई छिड़ गई है और उसे वहाँ जाना है और जो है ऐसा कुछ तो कर कि जल्दी से ये प्रोग्राम ख़त्म हो, क्योंकि उसे पैकिंग भी करनी है और उसे घर वालों को समझाना भी है और सबसे बड़ी बात उसे निशा को समझाना है। तो इस पर रीता बहुत परेशान हो जाती है कि अभी तो दोनों की जस्ट शादी हुई है और इतनी जल्दी भाई को वापस जाना है। तो वो कहते ठीक है भैया, मैं देखती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। और वो जाके रिश्तेदारों से बोलती है कि जल्दी जल्दी आप लोग आशीर्वाद दे लीजिए और पिछले मतलब बधाई जो भी देना है आप दे दीजिए और क्योंकि भाभी की तबीयत ख़राब है। रिश्तेदार भी जल्दी करते हैं पर निशा को ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं कि लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं। वो चुपचाप सी बैठी रहती है, उसे लगता है कि कुछ होगा और इसी तरह सब लोग आशीर्वाद दे देते हैं। तो निशा को और प्रेम को रीता कमरे में ले जाती है, वहाँ पर उनका खाना लगाती है और दोनों को अकेले कमरे में छोड़ के वापस आ जाती है। निशा शर्माई सी चुपचाप सी थी, इतने में प्रेम उससे कुछ बातें करता है और निशा जैसे ही 2-4 कौर खाना खाई रहती है कि प्रेम उससे कहता है, निशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो निशा शर्मा सी जाती है, वो कहती है जी कहिए। तो प्रेम कहता है, निशा मेरा देश मुझे बुला रहा है और हमारे देश में लड़ाई छिड़ चुकी है, मुझे वहाँ पे जाना होगा और कल ही मुझे रिपोर्ट करना है। इतना सुनते ही निशा के मुंह के पास निवाला जाते जाते रुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे कि उसने अभी तो उसकी लाइफ की शुरुआत हुई थी और उसने खुशियों के 2-4 पल ही देखे थे कि इसी बीच ये संदेश आ गया। वो रोने लगती है। प्रेम उसे समझाता है कि अब तो उसे ही सारी जिम्मेदारी संभालनी है और जब तक वो वापस नहीं आ जाता है उसे ही पूरा घर संभालना है। वो ऐसे रोएगी तो कैसे चलेगा। पर निशा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो प्रेम निशा को बहुत समझाता है और कहता है कि अभी उस मम्मी पापा को भी समझाना है, क्योंकि वो लोग भी इतनी जल्दी नहीं समझने वाले हैं। वो उसकी परिस्थिति को समझे, उसका देश उसे बुला रहा है और पहली ड्यूटी उसके साथ पहला प्यार उसका देश है। तो इस पर निशा समझ जाती है कि वो एक फौजी की पत्नी है, उसे इतना बलिदान तो करना ही पड़ेगा। वो रोती रहती है और अपने आप को फिर किसी तरह संभालती है। प्रेम नीचे आता है, अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताता है और घर में एकदम मातम सा छा जाता है कि इतनी जल्दी कैसे प्रेम चला जाएगा और लड़ाई छिड़ी है तो सबको डर भी बहुत लगता है। प्रेम किसी तरह अपनी मम्मी को समझाता है, पापा से कहता है कि पापा आप संभाल लीजिए मम्मी को, क्योंकि मम्मी वैसे भी जब वो ज्वाइन के लिए जाता था, जब वो ड्यूटी पर जाता था वो बहुत रोती थी और इस पर वो किसी तरह अपनी दादी को समझाता है। सुबह इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। सुबह वो पैकिंग कर रहा होता है, निशा रोती रहती है। वो निशा से
निशा को देखकर उसका मन भी भावुक हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को, जो अभी नई नवेली दुल्हन बनकर आई है, कैसे छोड़ के चला जाए। और वो पैकिंग करता है, सुबह फोर्स की गाड़ी आ जाती है, सब लोग मिलते हैं और निशा अकेले रूम में रहती है और तो प्रेम उससे मिलने आता है। निशा उसे पकड़कर गले लग जाती है और जैसे ही वो जाने लगता है, निशा सिर्फ इतना पूछती है, प्रेम तुम कब आओगे? और उसकी गले लगकर रोने लगती है। प्रेम कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा, जैसे ही वहाँ पर सब सही हो जाएगा मैं वापस ज़रूर आऊँगा। मैं तुम्हारे लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तुम इसकी चिंता मत करो और तुम अपने साथ साथ मेरे घर को भी संभालना। मेरे माँ पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और तुम उनका ध्यान रखना, हमारे घर का ध्यान रखना। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। प्रेम को भी लग रहा था कि उसका प्यार इतनी जल्दी, इतनी खुशियाँ दिखाकर ऊपर वाला उससे इतनी जल्दी सारी खुशियाँ छीन रहा है। वो भी अंदर से अंदर ही अंदर टूटा हुआ था, पर उसके अंदर जो एक देश प्रेम की भावना थी उसे वो बुला रही थी। उसने सबसे विदा लिया और वो अपने मंजिल की तरफ चल पड़ा। इधर घर में पूरा मातम सा छा गया था। निशा अपने कमरे में रो रही थी और उसकी मम्मी अपने पास रो रही थी और सब लोग, सारे लोग परेशान थे, टेंशन में थे। दादी और पापा सब लोग टेंशन में थे। निशा तो अभी नई इस घर में आई हुई थी। ये सारी चीज़ें देखकर रीता बहुत परेशान हो जाती है कि मम्मी पापा का तो सही है, वो तो हर बार मम्मी रोती रहती हैं, पर भाभी अभी जो नई इस घर में आई हैं वो रो रही हैं और किसी की बेटी को लाके इस तरह रुलाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो मजबूर भी थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। तब ये जाकर ये सारी बातें वो अपनी दादी से बताती है कि दादी, भाभी तो हमारे घर में अभी नई आई हैं और उन्हें भी समझना होगा कि भाई की जॉब ही ऐसी है कि वो कभी भी उन्हें बुलाया जा सकता है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो किसी तरह चलिए मम्मी को और भाभी को समझाते हैं। तो इस पर दादी और रीता ने एक प्लान बनाया और आके रीता ने सबसे कहा कि जो है सबको दादी बुला रही हैं, सब लोग वापस यहाँ हॉल में नीचे आओ, क्योंकि दादी ने सख्त ऑर्डर दिया है कि सब लोग नीचे आओ, उन्हें कुछ काम है, सबसे कुछ बातें करनी है। तो निशा जैसे ही वॉशरूम में जाती है, अपना मुंह धोती है, साफ करती है और वो हॉल में आती है और मम्मी भी पहले मना करती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, माँ जी से कह दो कि मैं बाद में भी आ जाऊंगी। तो सर रीता कहती, दादी बहुत गुस्सा है, पता नहीं किस बात से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और कह रही हैं कि सब लोग नीचे हॉल में मिलो। वो भी अनमाने ढंग से उठती हैं और हॉल में आती हैं। हॉल में आते ही जो है दादी सबको समझाती हैं और इसी बीच रीता ने दादी के रूम में एक डीवीडी लगाया था, जिसपे ये डीवीडी उस टाइम का था जब प्रेम पहली बार जॉब पे जा रहा था और उसकी मम्मी बहुत रो रही थी। तो अपनी मम्मी को चिढ़ाने के लिए, अपनी मम्मी का मजाक बनाने के लिए रीता और प्रेम ने ये डीवीडी बनाई थी। रीता ने जैसे ही डीवीडी लगाई, एक आवाज़ आई, हेलो एवरीवन। तो इस बार सब लोग चौंक गए कि ये तो प्रेम की आवाज़ है और सब लोग दौड़ के जैसे ही दादी के कमरे में गए, उन्हें लगा कि जैसे पहली बार प्रेम ने उनके साथ मजाक किया था, शायद इस बार भी प्रेम ने उनके साथ मजाक किया है। वो दादी के कमरे में बैठा है और वो जो है हम लोगों को परेशान करने के लिए उसने ये बातें कही है। सब लोग दौड़ के दादी के कमरे में आते हैं। वहाँ देखते हैं टीवी पर प्रेम बोल रहा होता है और उसकी बहन उसका इंटरव्यू ले रही होती है कि भाई आपको कैसे लग रहा है फ़ौज में जाके और आप वहाँ पे कैसे क्या करोगे, आप मम्मी से दूर रह के कैसे रहोगे। यही सारी बातें डीवीडी में चल रही होती हैं
और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आगे की कहानी आप लोगों को सैटरडे में सुनाती हूँ कि आगे क्या क्या हुआ, प्रेम के साथ क्या हुआ, निशा के साथ क्या हुआ, सारी बातें मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और अगर मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़, और हमारा वॉच टाइम भी बढ़ा दीजिए प्लीज़। और ये कहानी मैंने बहुत दिल से लिखा है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा, इसके सारे भाग को ज़रूर सुनिएगा, आधा मत छोड़िएगा। और मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ इसी के साथ। फिर सैटरडे में मिलते हैं। नमस्ते।